भी देगा चैनल तेरा ही। नहीं यूट्यूब अगर एक एरे 3 क्रॉस 4 है और दूसरा एरे भी 3 क्रॉस 4 है और आप उन दोनों का सम कर रहे हो तो क्या करेगा? 0 0 वाले एलिमेंट को 0 0 में ऐड करेगा, 0 1 को 0 1 में ऐड करेगा, 0 2 को 0 2 में ऐड करेगा। ये तो प्रोपोर्शनल होगी जब दोनों का साइज बिल्कुल सिमिलर है, पर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एरेस का साइज सिमिलर हो। ठीक है, जब साइज सिमिलर नहीं होता तब ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि कोई ना कोई एरे स्ट्रेच हो जाएगा टू मीट अदर वंस रिक्वायर्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फोटोग्राफ दिखाती हूं, ये है ब्रॉडकास्ट। ध्यान से देखो, एक एरे मेरा 4 क्रॉस 3 है, दूसरा एरे भी मेरा 4 क्रॉस 3 है। अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 0 से ऐड होगा, आंसर आया 0, 0 और 1 ऐड होगा, 1 आ गया, 0 और 2 ऐड होगा, 2 आ गया। ठीक है, जब दोनों का साइज सेम है तब तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे ना आराम से। प्रॉब्लम कब आती है कि एक 4 क्रॉस 3 है और दूसरा 3 एलिमेंट्स का है। ऐसे केस में ब्रॉडकास्टिंग क्या करते हैं, इस एरे को स्ट्रेच कर देंगे। ये देखो, ये एरे क्या हो गया, ऐसे डाउनवर्ड स्ट्रेच। ये भी 4 क्रॉस 3 बन गया। ठीक है, यही एलिमेंट 0 1 2 मल्टीपल रोज में क्या हो गए, रिपीट। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर साइज के बन गए। देखो 0 ही ऐड हुआ 0 में, 10 में भी 0 ही ऐड हुआ, 20 में भी 0 ही ऐड हुआ, 30 में भी 0 ही ऐड। ऐसे क्या हो गया, एरे स्ट्रेच। ठीक है, अब अगर ऐसा है, ये 4 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रेच होंगे। ये स्ट्रेच होके 3 कॉलम्स का बन गया और ये स्ट्रेच होके 4 रोज का। ठीक है, ऐसे ब्रॉडकास्टिंग वर्क करती है ताकि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल बताती हूँ, ये 4 क्रॉस 3 हो और अगर ये वाला एरे 3 एलिमेंट्स का ना होके 5 एलिमेंट्स का होता तो ब्रॉडकास्टिंग वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स है, उसमें तो फिक्स है 3 है। तब ये आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, तब ब्रॉडकास्टिंग वर्क नहीं कर सकती। तब आप वेक्टराइज्ड ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास एरर आएगा कि इनकी शेप सिमिलर नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक हो सकती है तब तक स्ट्रेचिंग होके, ये मैंने विजुअली इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आने कि स्ट्रेच कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब देखो ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स सबसे पहले क्या है, operations between multiple array objects are first checked for proper shape। आप कोई भी multiple arrays में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी शेप चेक होगी। अगर शेप स्ट्रेच होकर सिमिलर आती है तो आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो एरर आ जाएगी। अगर आ गई तो फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंशियल लॉग जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं apply element by element on corresponding element है। reduction functions मतलब जो सारी वैल्यूज को कंक्लूड करके एक बनाते हैं, जैसे mean, sum, count, ऐसे mean, standard deviation, cube, cut, sum, product apply on the whole array। जैसे आपने किया mean of ARR, वो क्या करता है, पूरे array के एलिमेंट्स का mean करके एक आंसर, unless axis is specified। जब तक आपने एक्सेस स्पेसिफाइड, अगर आपने एक्सेस स्पेसिफाई किया तो वो एक्सेस वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज भी। ठीक है, उसके बाद मिसिंग वैल्यूज प्रोपोगेट अनलेस इग्नोर्ड। अगर आपके बीच में कहीं भी नैन वैल्यू आ रही है, कल मैंने आपको करके भी दिखाया था, जब आपके एरे के अंदर एक भी एलिमेंट नैन होता है और अगर आप करते हो np.sum या np.mean तो वो सारा आंसर नैन होता है, अनलेस कि आप नैन मीन या नैन सम ना अप्लाई करो या फिर पहले काम करने से पहले नैन वैल्यूज को रिप्लेस ना करो। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये है ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग दो एरेज में काम करना हो तो उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई। अब मैं आपको थोड़े से ये ऑपरेशंस करके दिखाती हूँ। सिमिलर साइज के एरेज लेके करके दिखाती हूँ, नॉन सिमिलर साइज के एरेज लेके ये करती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, करें। अब हम अच्छा थोड़ा सा एक्सेस का कॉन्सेप्ट
0 का मतलब रो है और 1 का मतलब कॉलम। या आप इसे -2 और -1 के साथ, ठीक है। अगर 3D एरे 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 4 अगर ऐसा एरे है तो 0 इंडेक्स आपका x होगा, फिर ये आपका y होगा, 3 डायमेंशंस में चला जाएगा ना फिर, ठीक है। ऐसे एक्सेस, ठीक है। चलो अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। बिहारी मूवी बनवा रही है। पहले क्वेश्चन हम करेंगे एरे ब्रॉडकास्टिंग के, import numpy as np arr is equal to जो बैठे हैं वो np dot arange arr मैंने array, ये array बन गया, पार्टी array बन गया। मैंने क्या बोला कि इस array में प्लस कर दो 20, प्लस कर दो 20, ARR 1 इतने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 20 क्या दिए, स्केलर वैल्यू दी। ये क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा और 5 बार 20 20 20 का ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे 0 में 20, 1 में 20, 2 में 20, सब में 20 20 ऐड हो जाए। जब भी आप किसी एरे में 1D में 2D में स्केलर वैल्यू ऐड करते हो तो स्केलर वैल्यू ऑटोमेटिकली जो आपका एरे है उसका शेप ले लेगा। जैसे ये समझ में आ गया, जैसे अगर मैंने एक और एरे लिया होता np.arange 1 से लेके 21 तक और रीशेप करके कर देती इसको 4 क्रॉस 5, ठीक है। ये 4 क्रॉस 5 का एक एरे बन गया, ये 4 क्रॉस 5 का एक एरे बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एरे के हर एक एलिमेंट में 10 ऐड कर, आपने लिखा +1 +10। अब एरेस में तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होते हैं, सीधा 10 नहीं ऐड होगा, वो 10 स्ट्रेच होके ऐसा ही 4 क्रॉस 5 शेप में आ जाएगा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, ARR 1 देखो सारे एलिमेंट्स में 10 10 ऐड, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात आ गई समझ। अब आगे करें, इस एरे को ध्यान में रखना। अब मैं इस एरे में ऐड करती हूँ एक और, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, xt एक numpy डॉट एरे बनाया, इसमें मैंने वैल्यूज डाली 2 7 0 -5 -4। शेप क्या है, xt डॉट शेप देखो, xt की शेप क्या है, 5 एलिमेंट्स का है और वो ऊपर वाला क्या है, 4 क्रॉस 5। अब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो xt है, ये 4 रोज में सेम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएगी। अब अगर मैं एरे में ऐड करूंगी तो हर कॉलम में 2 2 2 2 ऐड हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 7 7 ऐड हो जाएगा, थर्ड में 0 0, फोर्थ में -5 5 और फिफ्थ में -। ये वाली चीज ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसे 4 रोज बन जाएंगे, उन 4 रोज में यही आएगा 2 7 0 -5 जैसे मैंने दिखाया था आपको एग्जांपल में, ठीक है। अब आप देखो ARR +x, सारे एलिमेंट्स में वैसे ही ऐड हो गया जैसे मैंने कहा। देखो पहली रो में 1 में 2, 6 में 2, 11 में 2, 17 में 2, सब में 16 में सारे एलिमेंट्स में 2 2 ऐड हो गया, फिर बाकी में 7 7 ऐड हो गया, फिर कुछ नहीं ऐड हुआ, फिर -5 हो गया। ये हो गए ब्रॉडकास्ट, क्लियर है। इसी में अगर मेरा ये
be broadcast together into shapes 4, 5, 7, gram. ये broadcasting, ठीक है, क्लियर है? वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं और वेक्टराइज्ड ऑपरेशन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है numpy के अंदर। आप देखोगे मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशंस आप बहुत आसानी से कर पाओगे विद हेल्प ऑफ वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। पता है मैथ्स में क्या फॉर्मूला होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट्स में? 2D में क्या फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। और अगर 3D हो जाए तो z भी आ जाता है। अब ऐसे ही मशीन लर्निंग में हम 1, 2, 3D की बात नहीं करते हैं, वहां तो डायमेंशंस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके मान लो हाउस का प्राइस है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ बेडरूम्स पे, वो डिपेंड कर रहा है लोकेशन पे, वो डिपेंड कर रहा है जितने फीचर्स होंगे जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, वो सारे के सारे फीचर एक डायमेंशन लेंगे। हर चीज का डेटा एक डायमेंशन में रिप्रेजेंट होगा। तो बहुत बार हमारी जो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स है उसमें 10 डायमेंशन तक हो जाती है। बहुत ज्यादा हो तो वो तो फिर हमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन लगानी पड़ती है, डायमेंशंस को रिड्यूस करना पड़ता है, बट नॉर्मली डायमेंशंस काफी हो जाती है। तो जब डायमेंशंस काफी हो जाएंगी तो ऑपरेशंस परफॉर्म करना तो मुश्किल हो जाएंगे अगर वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस हमारे पास ना हो। ठीक है, क्लियर है? तो ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ गई आपको? ऐसे ही एक और एग्जांपल बना के दिखाती हूं जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर दिखाई थी, जिसमें एक कॉलम वाइज था, एक रो वाइज था, फिर वो दोनों ही स्ट्रेच हुए, एक ऐसे स्ट्रेच और एक नीचे। वो एग्जांपल था। जैसे मैंने लिया ए, एक एरे लिया np डॉट एरे, एरे में डेटा डाला 1 5 7 2 9। ठीक है, इसको मैंने रीशेप कर दिया 5 रोज कॉलम 1। नहीं तो नॉर्मली तो ये 1D बनता है ऐसे, मैंने इसको बोला 5 रोज बनाओ और कॉलम 1। ये देखो ऐसे 5 रोज कॉलम। ठीक है, ऐसे ही मैंने बी एक दूसरा एरे लिया np डॉट एरे, इसमें मैंने डाला 10 20 30 10 20 30, ये मेरा बी एक दूसरा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ a प्लस b, मैंने क्या किया a प्लस a क्या होगा 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा और b में क्या होगा 5 रोज बन जाएगा। b स्ट्रेच हो जाएगा कि इसके पास अभी एक रो है, ऊपर वाले के पास 5 रोज है, तो ये 5 बार ऐसे रिपीट हो जाएगा 10 20 30 10 20 30 10, 5 रोज बन जाएगा। और इधर a क्या हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स हैं तो ये 1 5 7 2 9 एक कॉलम, फिर 1 5 7 2 9 फिर तीसरा। ठीक है, तो आप देखोगे जब आप a प्लस b करोगे ऐसे रिजल्ट। ठीक है, आपने अगर फोटो क्लिक करी थी तो देखो थर्ड वाला एग्जांपल था। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, ये वाला ऐसे नीचे को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और ये। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ इस केस, ये जो लास्ट वाला केस है ये वाला, देखो ये 0 10 20 30 ऐसा था ना मेरा पहला एरे, ये ऐसे स्ट्रेच हो गया, इसमें 3 कॉलम थे और ये ऐसा था, इसमें एक रो थी, यहाँ पे 4 रोज हैं, ये 4 बार ऐसे स्ट्रेच हो गया। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ब्रॉडकास्टिंग वर्क
इसके बीच में x y z, पहले पॉइंट का x y z, पहले पॉइंट का x y z, PT2 सेकेंड पॉइंट है, NP डॉट एरे, ये इसका x है 17, इसका y है 2 और इसका z है 3। ऐसे कुछ x y z की मुझे क्या करना है, इनके बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स में करती हूँ। पहले मैंने क्या किया, 0.1 माइनस 0.2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। मैथ्स में जो फॉर्मूला लगता है x1 माइनस x2, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस हो गए, 23 माइनस 17 6, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 माइनस। फिर क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, np डॉट स्क्वायर क्या करेगा, हर एलिमेंट का स्क्वायर, 36 9 1 स्क्वायर कर दीजिए। जो माइनस करके एलिमेंट्स आ रहे थे उनका क्या कर दिया, स्क्वायर। सही है। कहां तक फॉर्मूला लगा लिया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इनका प्लस सम, पहले सम करना है फिर स्क्वायर रूट। अब मैं इस पे लगा देती हूँ np डॉट 36 प्लस 9 प्लस 1 सम हो जाएगा, सम आ गया 46, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगा दो। नंपाई में तो सारी मैथ्स की चीजें डली हुई हैं, सारे के सारे फंक्शंस हैं मैथ्स। अगर कुछ ना मिले तो इससे भी ऊपर एक लाइब्रेरी है स्काई बाय, जो यहाँ ना मिले वो स्काई बाय में मिल जाता है, मैथ्स के सारे ऑपरेशंस मिलेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपने कैलकुलेट, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपने करना। अब अभी मेरे एरे का साइज इतना है, अगर ये लाखों में भी होंगे रिकॉर्ड्स तो सेकंड्स में कंप्यूटेशन होंगे, मिली सेकंड्स में कंप्यूटेशन होंगे आपको रिजल्ट। और ये तो मशीन लर्निंग में एक चीज होती है सिमिलैरिटी सर्च। सिमिलैरिटी सर्च में सबसे ज्यादा यही होता है, वेक्टर्स प्लॉट करो, उनके बीच के डिस्टेंसेस देखो, क्लोजेस्ट वंस हैं वो मोस्ट सिमिलर, इस तरीके का कांसेप्ट है, ठीक है। बेसिकली सिमिलैरिटी मतलब दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी सर्च करनी है, तो सिमिलैरिटी सर्च करने के लिए हम उससे क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस में शो करते हैं, और वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स सबसे क्लोजेस्ट होते हैं उससे मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ये कांसेप्ट समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगर ये साइजेस, वैसे तो नॉर्मली अगर पॉइंट्स के साइज और डायमेंशंस होंगे तो वो बराबर बराबर ही हो, अगर नहीं हो तो फिर ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स यूज होंगे। अगर बन ही ना सकते हो सिमिलर तो एरर आएगा कि ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर डिसिमिलर, क्लियर हो गया, ब्रॉडकास्टिंग का कांसेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, वो चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि आप मैक्सिमम ऑफ रो कैसे निकाल सकते हो, कॉलम कैसे निकाल सकते हो, बता दिया था ना, np डॉट मैक्स एक्सेस स्पेसिफाइड। एक आधी और चीज उसमें मेरी बताने रह गई, वो बताती हूँ। जैसे मैंने एक एरे बनाया, मैंने एक एरे बनाया, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा एक नंपाई एरे, सम मिन मैक्स ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब हम एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, np डॉट any any एंड ऑल होता है ना, any एंड ऑल होता है, तो any क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी ARR में ग्रेटर देन 100, क्या एरे में कोई एलिमेंट ग्रेटर देन 100 है? जब आप ऐसे कंडीशन लगाते हो तो आपको पता है इससे क्या आंसर आता है, ट्रू फॉल्स का एक एरे आ जाता है, ट्रू फॉल्स का एक एरे आ जाता है। फिर आपने उस पे क्या लगा दिया, np डॉट any, ठीक है, np डॉट any लगा दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 100 नहीं था। अगर मैं लगा दूं ग्रेटर देन 50 तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें लिख दूं एक्सिस इज इक्वल टू 0 तो आंसर क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स। np इज इक्वल टू एरे ग्रेटर देन 0, एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक्सिस इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 50। क्या एनी, क्या कोई एलिमेंट है ग्रेटर देन 50? नहीं, फॉल्स। क्या इसमें कोई एलिमेंट है ग्रेटर देन 50? नहीं, इसमें एलिमेंट है ग्रेटर देन 50। जैसे सोचो कि हम एग्जांपल बना रहे हैं, ये एक बच्चे के मार्क्स हैं, ये सेकंड बच्चे के मार्क्स हैं, ये थर्ड बच्चे के मार्क्स हैं। मान लो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 20 है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, एक भी सब्जेक्ट में लेस देन 20 है तो यू आर फेल, ठीक है। ऐसा मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, इफ एनी, अगर ARR लेस देन 20 हो, इसमें एक्सेस 1। ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स देखेगा, क्या कोई मार्क्स है जो 20 से कम है, लेस देन 20, कोई भी मार्क्स नहीं है लेस देन 20, ठीक है, इसका मतलब ये पास है। इसके कोई भी मार्क्स लेस देन 20 नहीं है, ये पास है। इसके मार्क्स लेस देन 20 हैं तो इसका मतलब ये, ऐसे आप इस चीज को एनालाइज कर सकते। फॉल्स, पहले के लिए फॉल्स, दूसरे के लिए फॉल्स, तीसरे के लिए, थर्ड वाला स्टूडेंट, ठीक है। जैसे एनी लगाया ऐसे ऑल भी लगा सकते हो, ठीक है, एनी एंड ऑल। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं, ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि मुझे एरे में से मैक्सिमम निकालना है, np डॉट मैक्स, इसमें से पूरे एरे में से, पूरे एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 70, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ, रीजन भी बताती हूँ क्यों चेंज किया। मैं डेटा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, एक जगह यहाँ पे मैंने ना 90 डाला, मैक्स देखो, अब मैक्सिमम कितना है, 9। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम की लोकेशन चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, मुझे ये निकालना है कि किस स्टूडेंट का है, कौन से सब्जेक्ट में है। जैसे ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये दूसरे के हैं, ये तीसरे के हैं, रो वाइज मेरे स्टूडेंट्स हैं और कॉलम वाइज मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मुझे निकालना है कि किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं और किस सब्जेक्ट में हैं, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगी, बताया था आपको, क्या लगाएंगे, आर्गमैक्स। आर्गमैक्स आ गया। अब आर्गमैक्स के साथ देखना एक दिक्कत है, आर्गमैक्स ने आंसर क्या दिया, 7। आर्गमैक्स ने आंसर क्या दिया, आर्गमैक्स से जब भी आप आंसर मांगते हो, ये लीनियर एरे की तरह आंसर देता है। 7 इसने क्या दिया, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7, 97 पोजीशन पे दे दिया इसने। पर मेरे को तो कोई फायदा नहीं है इस बात से, क्योंकि मुझे तो रो कॉलम चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे लीनियर इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए वो कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बहुत यूजफुल फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं अनरेवल इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, लीनियर इंडेक्स को आपके एरे के शेप में कन्वर्ट कर देता है।
इंडेक्स 7 आया ना, बट एक्चुअली क्या आना चाहिए था 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस लीनियर इंडेक्स को आपके एरे की शेप के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अनरेवल इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैंने इसको एल इंडेक्स लीनियर इंडेक्स में स्टोर किया। अब मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू np डॉट अनरेवल अंडरस्कोर इंडेक्स np डॉट अनरेवल अंडरस्कोर इंडेक्स। कौन से इंडेक्स को कन्वर्ट करना है? जो एल इंडेक्स के अंदर इंडेक्स है इसे कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू ARR एरे की शेप। ठीक है, ARR एरे की शेप क्या है? 3 क्रॉस 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो क्या करेगा? इस 7 को 3 क्रॉस 3 के अकॉर्डिंगली बना देगा, क्या इंडेक्स बनेगा। ठीक है, आप प्रिंट करा देखो RES, ये बता देगा ये क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये बहुत बार यूज होता है, काफी क्वेश्चंस में हमें इसकी रिक्वायरमेंट। क्लियर है? आपको चाहिए और लोकेशन ऑफ, जैसे मेरे पास कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, मेरे पास डेट वाइज विंड स्पीड्स है, मुझे निकालना है किस डेट को किस लोकेशन पे मैक्सिमम विंड स्पीड थी। मुझे लोकेशन का नाम भी चाहिए, मुझे डेट भी चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे को इजीली किससे मिल जाएगा? अनरेवल इंडेक्स से। क्लियर है? सीधा आर्गमैक्स तो यूजफुल तभी होता है अगर 1D एरे, क्योंकि आंसर 1D की फॉर्म में देता है। अगर आपका एरे 1D के अलावा 2D 3D 4D किसी और तरीके का है तो आपको अनरेवल इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, तब उस एरे के डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, और एग्जांपल बताती हूँ। np डॉट अनरेवल इंडेक्स मुझे निकाल के दो 10th एलिमेंट। अगर मेरा एरे है 2 क्रॉस 7, अगर मेरा एरे 2 क्रॉस 7, 2 रोज है 7 कॉलम्स है, तो मेरा जो 10th इंडेक्स है वो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? 1 रो थर्ड रो, 0 से लेके 6 तक पहली रो में आ गए, फिर 7 8 9 10 फर्स्ट रो का थर्ड रो, ऐसे आपके बोल। ठीक है, अगर मैं इसको 3 डायमेंशंस में कर दूं, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, मतलब 3 क्रॉस 4 के 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। 0 वाले मैट्रिक्स पे सेकंड वाली रो के सेकंड वाले कॉलम पे ये। ठीक है, ऐसे अनरेवल इंडेक्स काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन करें जरा इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आपके पास एक एरे है np डॉट अरेंज -15 to 15, 5 क्रॉस 6 का कर लिया और फिर स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, ये एरे बन गया मेरे पास। मुझे क्या करना है? मैक्सिमम ऑफ ईच रो, मीन ऑफ ईच रो, बहुत इजी है। और उसके बाद मुझे क्या करना है? पोजीशन ऑफ ओवरऑल, जो ओवरऑल सबसे मिनिमम नंबर है उसकी मुझे पोजीशन निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो कैसे करेंगे। पहले तो एरे बना लेते हैं जैसा इन्होंने कहा। एरे बनाया, ARR is equal to np dot a range -15 to 15, D
छेद किया 5 क्रॉस 6 में और फिर हर एलिमेंट का स्क्वायर भी। आप ये ना करके np डॉट स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, सिर्फ स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एरे जनरेट, ठीक है, ये हमारा एरे जनरेट। क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑफ ईच रो। मैक्सिमम ऑफ ईच रो कैसे आएगा? np डॉट मैक्स, np डॉट मैक्स arr एरे का एक्सिस इक्वल टू 0। एक्सिस इक्वल टू रो वाइज। पहली रो का मैक्सिमम 225, सेकंड रो का मैक्सिमम 81, थर्ड रो का मैक्सिमम 9, नेक्स्ट रो का मैक्सिमम 64, इससे नेक्स्ट रो का मैक्सिमम 190। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही मुझे सेकंड क्या चाहिए? मीन ऑफ ईच कॉलम, np डॉट मीन arr एक्सिस इक्वल टू ईच कॉलम। हर कॉलम का मेरे पास क्या आ गया? ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? पोजीशन ऑफ ओवरऑल मिनिमम। ठीक है, np डॉट argmin arr एरे में से एक्सेस नहीं देंगे क्योंकि ओवरऑल चाहिए। ठीक है, ये लीनियर इंडेक्स आ जाएगा। 15th एलिमेंट है, 15 की होगा ये देखो 0 1 2 3 4 5, ये 10 11 12 13 14, मतलब 1 से शुरू करें तो 15th है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मैं करती हूँ इसको np डॉट अनरेवल अंडरस्कोर इंडेक्स। किसको करना है? इस 15 को करना है। किसके अकॉर्डिंगली? arr एरे की शेप, एरे की जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स बताओ। ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली कौन सा है? 0 1 2 0 1 2 3, इसका पोजीशन 2 3। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतना सबको?